की रिएक्शन, ये कैथोड की रिएक्शन। यहाँ पे फिर नेट रिएक्शन, टोटल नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन यहाँ पे हमने लिखी थी, ये वाली नेट रिएक्शन होगी। तो नेट रिएक्शन के बाद एक्चुअली क्या होता है कि हमें रिएक्शन कोफिशिएंट निकालना था, रिएक्शन कोफिशिएंट हमें निकालना था। रिएक्शन कोफिशिएंट हम निकालते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं किनको, प्रोडक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं, और प्रोडक्ट्स में हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट्स में हम ये देखते हैं कि ये जो वाला आयन है, ये जो वाला आयन है, ये देख लीजिए ट्वाइस H पॉजिटिव, ट्वाइस H पॉजिटिव कौन से फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। जब भी आप रिएक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे, जब भी आप रिएक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे, अगर आपके रिएजेंट्स एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो उनका एक्टिव मास आप लेते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए ये चीज। एक्वस फॉर्म में है तो उनकी जो आप लेते हो एक्टिव मास, वो आप लेते हो उनकी कॉन्सेंट्रेशन, वो आप लेते हो उनकी कॉन्सेंट्रेशन। और अगर उस कॉन्सेंट्रेशन में सामने कोई कोफिशिएंट है, वो आप रेज़ टू द पावर में चढ़ाते हो, वो आप रेज़ टू द पावर में चढ़ाते हो। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं इस वाली रिएक्शन में, तो यहाँ पे H पॉजिटिव जो है किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। अगर ये एक्वस फॉर्म में है तो इसकी हम क्या ले लेंगे, एक्टिव मास इसका ले लेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन। क्या ले लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हमने ले लिया, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो ये 2 आएगा पावर में। तो आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव रेज़ टू द पावर 2, रेज़ टू द पावर 2। चलिए, उसके बाद Sn पॉजिटिव है, तो Sn पॉजिटिव किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। अब जो रिएजेंट एक्वस फॉर्म में होता है उसकी हम क्या ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आप ले लोगे Sn2 पॉजिटिव, Sn2 पॉजिटिव, इसका कोफिशिएंट में कोई नहीं है तो पावर में कुछ नहीं आ जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब हम चलेंगे रिएक्टेंट्स के पास, अब हम चलेंगे रिएक्टेंट्स के पास। रिएक्टेंट्स में सबसे पहले क्या है, H2 कौन सी फॉर्म में है, गैस। वेरी गुड। अगर आपके पास कोई रिएजेंट गैसियस फॉर्म में है, अगर आपका कोई रिएजेंट गैसियस फॉर्म में है, तो उसका आप पीएच ले लेते हो, पार्शियल प्रेशर ले लेते हो। इसको पीएच हम पी को पार्शियल प्रेशर ले लेते हो, क्योंकि यहाँ पीएच हम अब लिख देंगे। पार्शियल प्रेशर ले लेते हो उसका पार्शियल प्रेशर ले लेते हो, पी पार्शियल प्रेशर ले लेते हो। तो आप बोलोगे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। उसके बाद आप देखोगे कि Sn4 पॉजिटिव, Sn4 पॉजिटिव किस फॉर्म में है, एक्वस, एक्वस फॉर्म में। तो इसकी हम क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन। तो आप लिखेंगे Sn4 पॉजिटिव, Sn4 पॉजिटिव। दिस विल बी द रिएक्शन कोफिशिएंट फॉर द गिवन रिएक्शन। ये गिवन रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा। और एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपके पास प्योर सॉलिड या प्योर गैस में होगा, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड में, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड में अगर आपका रिएजेंट होगा, तो उसका एक्टिव मास हम कितना लेते हैं, उसका एक्टिव मास हम हमेशा 1 ले लेते हैं। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अगर एक्वस फॉर्म में है तो हम कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, अगर गैसियस फॉर्म में है तो पार्शियल प्रेशर ले लेते हैं, और अगर प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड में है तो उसका एक्टिव मास हम 1 ले लेते हैं। बात आई समझ, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, एक और रिएक्शन लिख लेते हैं हम। रिएक्शन लिख लो आप, Fe2 पॉजिटिव एक्वस, Fe2 पॉजिटिव एक्वस, Fe3 पॉजिटिव एक्वस, Fe3 positive aqueous. It gives us Cr2O7 negative, Cr2O7 negative aqueous, Cr2O7 negative aqueous, Cr2O7 negative aqueous, Cr3 positive aqueous, Cr3 positive aqueous. Very good morning. Nancy Platinum solid डाल दो, शाबाश। कैसे लिखोगे इसकी रिएक्शन, शाबाश। बताओ मेरे बच्चों कैसे लिखोगे इसकी रिएक्शन,
सर पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया हम एनोड को लिखेंगे, हम कैथोड को लिखेंगे सर। वेरी गुड। एनोड और कैथोड को सबसे पहले अलग करेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग करके मतलब कि वेरी गुड। तो हम ऐसे लिखेंगे। अब एनोड तो हमें पता ही है कि एनोड ये वाला है, तो कैसे लिखेंगे? Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव एक्वस, Fe2 पॉजिटिव एक्वस, इट गिव्स अस Fe3 पॉजिटिव एक्वस, Fe3 पॉजिटिव एक्वस। ठीक, उसके बाद Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस। लेकिन अब मुझे बताओ Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस जो है, Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस जो है, यहाँ पे मान लीजिए +2 से +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने आप बोलोगे इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन, n is equal to 1 इलेक्ट्रॉन। मगर Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस से ये चेंज हो गया कहाँ पे? Cr3 पॉजिटिव एक्वस। ऐसे हम अभी ऐसे लिखेंगे Cr3 पॉजिटिव में, Cr3 पॉजिटिव में। तो मुझे बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो गए आपके हिसाब से? 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो, अब Cr2 है यहाँ, Cr2, तो इसका मतलब यहाँ 2s Cr3 पॉजिटिव होगा, 2s Cr3 पॉजिटिव होगा, 2s Cr3 पॉजिटिव। तो मुझे बताएं आप 2s Cr3 पॉजिटिव, फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं यहाँ से यहाँ तक? पहले इसका यहाँ पे देखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट, Cr2O7 2 नेगेटिव, कितना आएगा इसका? +6। चलो, अगर ये +6 से लेके +3 तक हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए? 3। तो यहाँ पे मैं 3 इलेक्ट्रॉन लिख दूं क्या? यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन लिख दूं कनीस फातिमा? यस सर। गौर से देखो, ध्यान से देखो, जल्दी आंसर मत दिया करो। चलो मैं मान लेता हूं, अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन लिख दूं यहाँ +3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं लिख दूं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे बताओ यहाँ से कितने क्रोमियम एटम्स हैं? 2। तो एक क्रोमियम एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए? 3। तो 2 कितने करेंगे? 6। तो यहाँ पे n = 6 आएगा। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हो गए। अब मुझे बताएं, इसकी नेट रिएक्शन में लिख सकता हूं? शाबाश, इसकी नेट रिएक्शन में लिख सकता हूं। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको? एनोड को कि कैथोड को? एनोड को। बहुत अच्छा, एनोड को सर मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया एनोड को 6 के साथ, तो ये बनेगा 6 Fe2 पॉजिटिव बनेगा। यस सर। 6 Fe2 पॉजिटिव बनेगा, फिर 6 Fe2 पॉजिटिव gives us 6 Fe3 positive plus how many electrons? 6 electron. 6 electrons. 6 electrons. 6 electrons. शाबाश। उसके बाद क्या हो जाएगा काम? आपका काम थोड़ा इजी हो गया। हो गया सर इजी। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारी नेट रिएक्शन क्या बनेगी? 6 Fe2 पॉजिटिव aqueous प्लस Cr2O7 2 negative aqueous gives us 6 times Fe3 positive aqueous plus twice Cr3 positive aqueous। ऐसा बनेगा ना? यस सर। वेरी गुड। तो अब मुझे बताएं, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? इज दिस रिएक्शन बैलेंस और नॉट? नो सर। क्यों? ऑक्सीजन नहीं है सर। क्रोमियम 2 उस साइड मतलब कि 1 ही है। कहाँ? ओ नो सर, नो नहीं है सर, ऑक्सीजन यहाँ है ना Cr2, यहाँ Cr2 है, तो यहाँ पे 2 Cr। राइट हैंड साइड ऑक्सीजन नहीं है सर। हाँ ऑक्सीजन बहुत अच्छा। फातिमा जहरा बोल रही है सर ऑक्सीजन में गड़बड़ लग रही है। यहाँ 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन। तो एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 6 times Fe2 positive aqueous plus Cr2O7 2 negative aqueous gives us
6 times Fe3 positive aqueous plus twice Cr3 positive aqueous. अब 7 है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, 7 times H2O, 7 times H2O। अब जैसे आपने 7 times H2O कर दिया, अब बैलेंस होगी? नो सर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में H2 नहीं है। वेरी गुड सर। अब यहाँ जब आपने 7H2 डाल दिए तो 7 2s are 14, यहाँ तो 14 हाइड्रोजन बढ़ गए, यहाँ तो 14 हाइड्रोजन बढ़ गए, बहुत अच्छा, वंडरफुल। अब यहाँ से अगर 14 हाइड्रोजन बढ़ गए तो यहाँ से ऐड करने पड़ेंगे, तो आप ऐसा लिखेंगे 6 times Fe2 positive aqueous plus Cr2O7 2 negative aqueous प्लस कितने प्रोटॉन ऐड करने पड़ेंगे? 14 प्रोटॉन हमें ऐड करने पड़ेंगे। It gives us 6 times Fe3 positive aqueous plus twice Cr3 positive aqueous plus 7 times H2O. Is that clear? Is that clear? क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया कि एक बार फिर रिपीट कर दूं? फातिमा, अब किस फातिमा को बोलें? तो फातिमा ही नजर आ रही है। अब बताएं आपकी ये क्लियर हो गया कि मैं फिर से रिपीट कर दूं? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए आपके पास रिएक्शन ऐसी दी हुई है, हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई गिवन सेल है, गिवन सेल आपको दी हुई है, उसकी आपको रिएक्शन लिखनी है कि उस सेल में कौन कौन सी कैसी रिएक्शन हो गई है, वो हमें रिप्रेजेंट करनी है यहाँ पे। तो आपके पास रिएक्शन ऐसी दी हुई थी, प्लैटिनम सॉलिड Fe2 पॉजिटिव एक्वस आयन से Fe3 पॉजिटिव एक्वस आयंस बन गए। ये जो दो पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं, ये अपना साल्ट ब्रिज है, और यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस आयन, Cr3 पॉजिटिव एक्वस आयंस प्लैटिनम सॉलिड। ये आपको दी हुई है एक डैनियल सेल। मान लीजिए कि एक डैनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन आपको दी हुई है, डैनियल सेल। अब आपको देखना है कि एक्चुअली में इस डैनियल सेल में रिएक्शन कैसी हुई, इस रिएक्शन डैनियल सेल में एक्चुअली रिएक्शन कैसे कैरी आउट हो गई। तो सबसे पहले हमें इसमें दो हाफ देखने पड़ते हैं, वन इज द ऑक्सीडेशन हाफ एंड अदर इज द रिडक्शन हाफ। वन इज द ऑक्सीडेशन हाफ एंड द अदर इज द रिडक्शन हाफ। पहले आपको ये दो हाफ क्या करने पड़ते हैं, डिटेक्ट करने पड़ते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अब ऑक्सीडेशन हाफ डेफिनेटली वो वाला हाफ होता है जो एनोड पे होता है, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है एनऑक्स एंड रेड कैट, एनऑक्स एंड रेड कैट, ये आपको याद रखना है, एनऑक्स एंड रेड कैट। एन मींस एनोड and OX means oxidation, so oxidation always takes place at anode, so the oxidation half will be here. And red means reduction and the cat means cathode. Red means reduction and cat means cathode. तो cathode पे reduction होगी तो reduction half यहाँ पे हो जाएगी। तो अब क्या काम करेंगे आप, एनोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये अपना एनोड होता है सेल की रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जब हम देखते हैं 6 times Fe2 को, अभी 6 नहीं लिखेंगे, अभी हम 6 नहीं लिखेंगे, अभी जो रिएक्शन है वही लिखेंगे, अभी हम 6 नहीं लिखेंगे, अभी जो रिएक्शन अपने पास है वही लिखेंगे। हम लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो गया। अब जब यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो अब कैथोड पे लिखेंगे हम यहां से Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में अभी लिखूंगा नहीं, अभी मैं इलेक्ट्रॉन लिखूंगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने मेरे शेयर हो गए। Cr2O7 2 नेगेटिव से बन गया ये twice Cr3 पॉजिटिव। तो यहां मैं काम करूंगा क्योंकि यहां Cr2 है तो डेफिनेटली यहां दो क्रोमियम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो +6 से हो गया +3, से हो गया +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का वेरिएशन आ गया। एक क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो दो क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए। n = 6, यहाँ पे n की वैल्यू 6, यहाँ पे n की वैल्यू 1। इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैंसिल आउट करना पड़ता है, n की वैल्यू हमें बराबर आनी चाहिए दोनों रिएक्शंस में, फिर हम नेट रिएक्शन लिख सकते हैं। तो वो बराबर करने के लिए, वो इक्वलाइज कराने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6। यहाँ हमने मल्टीप्लाई 6 कर दिया तो ये 6 बन जाएगा, 6 टाइम्स Fe, तो ये भी बन जाएगा 6 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव, और ये एक इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास दो हाफ रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ है। अब इनकी हम नेट रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे,
नेट रिएक्शन हमारी ऐसी आ जाएगी 6 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दिया 6 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव, उसके बाद प्लस Cr2O7 नेगेटिव, Cr2O7 नेगेटिव, इट गिव्स अस 6 times Fe3 positive aqueous, 6 times Fe3 positive aqueous plus twice Cr3 positive aqueous, twice Cr3 positive aqueous. ये हमारे पास नेट रिएक्शन बन गई। लेकिन जैसे हमने इस नेट रिएक्शन पे थोड़ा ध्यान दे दिया, जब हमने इस पे थोड़ा ध्यान दे दिया तो हमें लगा कि ये अभी पूरी बैलेंस नहीं है। यहाँ चले 6 ये है, 6 यहाँ पे भी है, क्रोमियम यहाँ 2 है, क्रोमियम यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 7 है, लेकिन बाकी कहीं प्रोडक्ट्स में तो ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा कहीं। तो ऑक्सीजन जब हमने देखा कि 7 है तो हमने बैलेंस करने के लिए 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। अब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में जा रही है तो यहाँ से 14 प्रोटॉन भी बढ़ गए 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लगाने से, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 14 प्रोटॉन्स। ये 14 प्रोटॉन्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिए, रिएक्टेंट साइड में ऐड कर दिए। और जब हम देख रहे हैं तो दिस इज द नेट रिएक्शन, दिस इज द नेट रिएक्शन फॉर द गिवन डेनियल सेल। जो ऊपर आपको डेनियल सेल दी हुई थी, उस डेनियल सेल की नेट रिएक्शन ये है 6 times Fe2 positive aqueous ions plus Cr2O7 2 negative aqueous ions plus 14 protons gives us 6 times Fe3 positive aqueous ions plus twice Cr3 3 positive aqueous ions plus 7 times H2O, 7 times H2O. This is the net reaction of this particular given Daniel cell. कोई सी भी Daniel cell आपको दी हुई है, फिर आपको पूछ रहा है वो क्या, आप वो लिख दीजिए इसमें अपनी केमिकल रिएक्शन, तो बिल्कुल इस हिसाब से आप लिखेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इससे ज्यादा हार्ड आपको नहीं आ सकती है, आई एश्योर यू, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अभी तो आपके सिलेबस में यहाँ आपको नहीं दी हुई है ये चीजें, बस आपको ऐसे बढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे जाओगे तो पता होना चाहिए कि कैसे चीजें हम करते हैं। चलिए रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल के दे दीजिए, QC रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कौन निकाल के दे देगा? चलो कनीज फातिमा, शाबाश सर। सर वीडियो ऑफ है सर। सर वीडियो सर ऑफ है सर। किसका वीडियो ऑफ है? आपका। मेरा वीडियो ऑफ है? यस सर। नहीं, मेरा वीडियो कैसे ऑफ हो सकता है? करूनी नेट पर स्लो डाउन वाला है। क्यों इतना? ओनो ठीक ठाक। एक बार मेरा वीडियो सबको ऑफ आ रहा है? नो सर। तो यहाँ क्या हो गया? मेरा तो ऑन है यहाँ से। चलो अब मुझे बताओ रिएक्शन कोएफिशिएंट हम इसका कैसे निकालेंगे? व्हाट वुड बी द रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? F3 concentration of Fe2 सर positive सबसे पहले हम सर कहाँ जाते हैं? रिएक्टेंट में जाते हैं कि प्रोडक्ट में जाते हैं? product प्रोडक्ट में जाते हैं। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले हमारे पास कौन से आयन्स हैं? सबसे पहले Fe3 positive 6 times Fe3 positive, 6 times Fe3 positive कौन से फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। तो आप लिखोगे कि concentration of Fe3 positive ions raised to the power 6, raised to the power 6, raised to the power 6। उसके बाद क्या है? chromium क्रोमियम 3 positive कौन से फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। तो इनकी हम क्या ले लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे। इनकी हम कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे Cr3 पॉजिटिव raised to the power 2। बहुत अच्छा, raised to the power 2, raised to the power 2। उसके बाद क्या है? 7 times H2O, 7 times H2O। तो 7 times H2O को क्या करेंगे? पार्शियल हाई प्रेशर। ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, प्योर One, लिक्विड one. प्योर सॉलिड में हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो इसका मतलब ये 1 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय। चलिए नीचे आ जाइए। उसके बाद क्या है? रिएक्टेंट्स में लिख लीजिए क्या है? वेरी गुड। पॉजिटिव power 6 एक्वस फॉर्म में है तो कंसंट्रेशन ले लेंगे। तो हम ले लेंगे Fe2 पॉजिटिव raised to the power 6। उसके बाद क्या है? Cr2O7। हाँ, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा? यस सर। दिखाई नहीं दे रहा? अभी तक नहीं दे रहा no sir तो बोलते क्यों नहीं हो? Sir, board is बोला invisible. हाँ, लास्ट वाला ही sir board blank है बोला करो मेरे बच्चों, बोला करो।
बोलने के थोड़ी ना पैसे लगते हैं, बोलने के थोड़ी ना पैसे लगते हैं, बोला करो। चलिए हम देखते हैं कि हम QC निकाल देते हैं, यहां से दिख रहा है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, QC रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं इस रिएक्शन का। तो प्रोडक्ट्स में सबसे पहले Fe3 पॉजिटिव raised to the power 6 and concentration of Cr3 positive raised to the power 2, 7 times H2O प्योर लिक्विड है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, एक्टिव मास इसका 1 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय यहां से Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इसकी भी ले लेंगे raised to the power 6, फिर Cr2O7 2 नेगेटिव इसकी कंसंट्रेशन ऐसे, उसके बाद 14H पॉजिटिव, 14H पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे 14H पॉजिटिव में? H positive raised to the power 14. 40. This is the reaction coefficient for this given reaction. इस reaction के लिए reaction coefficient ये हो गया आपके पास। बात आई समझ? Yes, sir. बात आई समझ? Yes, sir. वेरी गुड। ये मैं रब कर दूं आप? Yes, sir. सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसमें क्या फर्क है सर? किसमें? क्यूसी में। क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का, जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं ना और प्रोडक्ट्स, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को लेके एक्टिव, स्पेशली द एक्टिव मास। एक्टिव मास आपके पास वो मास होता है जो केमिकल रिएक्शन में प्रैक्टिकली रिएक्ट कर देता है, दैट इज द एक्टिव मास। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली आपके पास एक ऐसा कांस्टेंट है, पहले मैं आपको कांस्टेंट की ये बता देता हूं, इसकी हम कांस्टेंट लाते क्यों हैं। मान लीजिए E is equal to mc स्क्वायर, कौन सी रिलेशन है ये? एनर्जी E is equal to mc स्क्वायर कौन सी रिलेशन है? Einstein equation. हाँ, आइंस्टाइन ने दी थी E is equal to mc स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले आइंस्टाइन ने ऐसा दिया था, उसने बोला था कि एनर्जी is directly proportional to mass. Energy is directly proportional to mass. E is directly proportional to mass. उसने ये इक्वेशन दी थी, E is directly proportional to mass. E is directly proportional to mass. मुझे आपको दिखाना है कि कांस्टेंट क्या चीज होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं आपको यहां से समझा दूंगा, लेकिन पहले आप समझो कि कांस्टेंट की क्या अहमियत होती है। E is directly proportional to m. तो फिर क्या हो गया काम कि एनर्जी को हम डायरेक्टली मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम डायरेक्टली मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस मार्कर के इस कैप को एनर्जी दे दूं, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो कैप है ये इस बोतल जैसा मास बनाएगा ना? बनाएगा? No, sir. नो सर। क्यों नहीं बनाएगा? बोल तो रहा Yes, है sir. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर इस पार्टिकल को मैं एनर्जी देता रहूंगा तो ये बोतल जैसा बनेगा। बोतल जैसा ही नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि इफ अ पीस ऑफ chalk is thrown, with the speed of light, it can create the mass of the whole universe. If a piece of a chalk is thrown with the speed of light, it can attain the mass of the whole universe. एक piece of chalk को अगर आप speed of light के हिसाब से भेजोगे तो वो create करेगा इतना mass जितना mass इस पूरे universe का है। Number 1. Number 2, Albert Einstein ये भी बोलता है कि if you are going to fly two twin brothers or sisters, अगर आप दो twin brothers और sisters को क्या करने जा रहे हैं? उड़ाने जा रहे हैं। एक को आप वहां पे रख दो नीचे जमीन पे और दूसरे को विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करा दो। जब वो वहां से वापस आ जाएगा आफ्टर टाइम लैग, उनमें से एक बूढ़ा हो गया होगा। दे विल नॉट identify each other after couple of minutes. They cannot identify each other. These were the theories of relativities. These were the actual utility of the theories of relativities. तो यहां से E is directly proportional to m. जितनी एनर्जी उतना मास,
लेकिन अब जिस बच्चे को मैंने बोला कि अगर मैं इस कैप को एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, क्या वो इस बोतल का मास अटेन करेगी? तो बच्ची ने बोला नहीं सर, कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कितनी भी एनर्जी दे दो इसको। बट है पॉसिबल, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? ये कैसे पॉसिबल होगा? इस चीज को सोचने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। एंड एक ब्लॉग में मैंने पढ़ा हुआ है, एक ब्लॉग में मैंने पढ़ा हुआ है, हमारे जो प्रॉफिट हैं वो महराज करने चले गए। आप इस पे बिलीव करते हैं? Yes, sir. तो महराज करने चले गए, लेकिन उनकी सवारी क्या थी? वो किस पे चले गए यहां से? वो पैदल चले गए? वो पैदल नहीं चले गए, वो किसी सवारी पे चले गए होंगे ना, किसी सवारी पे चले गए। गॉड ने उसको किसी सवारी पे चढ़ाया होगा। इट इज सेड दैट कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन इस अपनी रिलेशन के लिए कांस्टेंट ढूंढ रहा था, कांस्टेंट ढूंढ रहा था, कांस्टेंट मींस अ कंडीशन, कांस्टेंट मींस अ कंडीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन, एट अ पर्टिकुलर कंडीशन यू हैव टू मेंटेन द थिंग्स लाइक दैट, उसके बाद इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको बोला गया कि भाई आप काम कर लो, सूरह महराज है कुरान में, तो मुस्लिम की जो ये फैकल्टी है, मुस्लिम फैकल्टी में कुरान एक किताब है, उसमें देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसने देखा, उसने बोला कि वो उसमें क्या बोलते हैं, बोला गया कि वो बोलते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो महराज के लिए चला गया और उसने वहां जन्नत देखी, जहन्नम देखी, फिर जब वापस आ गया अपने बिस्तर में सोने के लिए, बिस्तर गर्म ही था और उसके दरवाजे की कुंडी जो थी वो अभी हिल ही रही थी। तो Einstein got surprised. Einstein got surprised. He told them that how it is possible that a person is going to the heaven and the hell, he, after coming to his home, his surrounding is still as such. How it is possible? तो सूरह महराज को पढ़ के, कुरान को पढ़ के उसने क्या काम देख लिया? उसने जब देख लिया तो उसने बोला कि या ये तो सच में हो गया है, लेकिन एक चीज उसकी समझ में नहीं आई कि ये चला कैसे गया आसमान पे, इसने आसमान पे ट्रेवल कैसे कर लिया। तो उसने उनकी सवारी पूछी, बोला कि भाई इसकी सवारी क्या थी? तो किसी ने बोला घोड़ा था, किसी ने बोला बुराक था, किसी ने बोला नहीं, बोला था क्या चीज ये? तो उन्होंने बोला कि जब प्रॉफिट को बोला गया कि ये चीज क्या था, तो प्रॉफिट ने बोला इट वॉज जस्ट ए लाइटनिंग, इट वॉज जस्ट ए लाइटनिंग, ये बिल्कुल इतना तेज था जैसे बिजली चमकती है। एक सेकंड के लिए बिजली चमकती है और आसमान से सीधा जमीन तक पहुंच जाती है। बस वो सवारी भी ऐसी थी कि एक सेकंड में पता नहीं कहां से कहां चली जा रही थी, बिल्कुल बिजली की तरह। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जहन में एक बात आ गई, उसने बोला कि अगर मेरी इस रिलेशन को कोई कांस्टेंट बैलेंस कर सकता है, that should be the speed of light, that should be the speed of light, that should be the speed of light, that should be the speed of light। तो उसने अपना कांस्टेंट जो निकाला एक्चुअली वहीं से निकाला, और इस रिलेशन को बैलेंस करने के लिए E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये c स्क्वायर एक्चुअली कांस्टेंट था यहाँ पे। इस कंडीशन पे ये एनर्जी सीधे किस में कन्वर्ट हो सकती है? मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो एनर्जी कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये अलग अलग चीजें हैं। This is the concentration of the active masses which are taking place in the given reaction, and equilibrium constant is something different. It is the magnitude, it is the magnitude of the quantities at the particular conditions. Particular conditions पे किस magnitude, कौन सा magnitude आपको रखना है, that will be given by the value of the equilibrium constant. Are you getting me? बात आई समझ? Yes, sir. हाँ, चलिए उसके बाद आपके पास है एक और टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन। अब गिब्स फ्री एनर्जी आपने 11th में ही पढ़ा होगा, क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी को हम, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको? डेल्टा जी से। वेरी गुड, डेल्टा जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहां सीधे मैं लिखता हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई सेल, एनएफई सेल। ये आप याद रखेंगे, ये वाली रिएक्शन आप याद रखेंगे। अगर आपको कभी ईएमएफ ऑफ द सेल
एंड गिब्स फ्री एनर्जी रिलेट करना हो, गिब्स फ्री एनर्जी आपको कभी रिलेट करना हो ईएमएफ ऑफ द सेल के साथ, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल के साथ। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ number of moles of electrons transferred, number of moles of electrons transferred, number of moles of electrons transferred। F is the Faraday's constant, कितना वैल्यू होता है Faraday's constant का? 96500 96500 कुछ किताबों में लिखा है 96487 like that, which is approximately equal to 96500 and E cell is the EMF of the cell। हाँ, ये actually आपको spontaneity of the reaction, spontaneity of the process दिखाता है, spontaneity of the process। तो यहाँ पे हम सेल्स की बात करते हैं, गैल्वानिक सेल्स की। अगर हम मान लीजिए कोई गैल्वानिक सेल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक्सटर्नली इसको जोड़ देते हैं, फिर जब हम इसमें साल्ट ब्रिज डाल देते हैं, अब ये ऑटोमेटिकली एज सच अपने आप वर्क करना स्टार्ट करेगी या नहीं करेगी, तो हम बोलेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही हैं। अगर नहीं, खुद को खुद नहीं हो रही हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द डेल जी। इफ डेल जी इज नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे? अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, अगर डेल जी की नेगेटिव वैल्यू है, तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। डेल जी की वैल्यू नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब जिस रिएक्शन में डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, ऑटोमेटिकली कैथोड और एनोड की रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारी सेल वर्क करना स्टार्ट करेगी। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, अगर डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो फिर ई सेल क्या होना चाहिए उसमें? ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, E cell must be positive, E cell must be positive। इसका पॉजिटिव होना फिर जरूरी है, इसका पॉजिटिव होना फिर जरूरी है। As the reaction indicates, del G is equal to minus NFE। The second case is non-spontaneous reaction के लिए, non-spontaneous reaction के लिए डेल्टा G की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अब अगर डेल्टा G पॉजिटिव हो, डेल्टा G अगर पॉजिटिव हो, फिर E cell का क्या होना जरूरी है? नेगेटिव होना। नेगेटिव, क्योंकि जब ई सेल का नेगेटिव होगा तो ये फिर पॉजिटिव होगा, तो ई सेल का होना नेगेटिव जरूरी है उस टाइम। ये थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना है, 11th में वैसे पढ़ा होगा ये चीज। डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सेल इज वर्किंग हियर, सेल इज नॉट वर्किंग हियर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऑकर्स हियर, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऑकर्स हियर। तो डेल्टा जी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ई सेल मस्ट बी नेगेटिव, ई सेल मस्ट बी नेगेटिव। एंड इफ द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, इफ द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, देन आप क्या लिखेंगे? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस आप ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। इस पे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, अगर आगे इनकेस छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप ये यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। नाउ और इंपॉर्टेंट टॉपिक वी कैन से दैट द नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है ना? नर्नेस्ट इक्वेशन अब हमें पढ़नी है, तो आई होप कि मंडे पहले मैं आपको नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ा दूंगा। हाँ, कौन कौन सी बच्ची तैयार है प्रेजेंटेशन के लिए? प्रेजेंटेशन तो आपको डेफिनेटली देना पड़ेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है ना देने की। आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं, फॉर्मेट एक आया है, अब मैंने तो लिखा दिया, बस आपके मुझे नाम चढ़ाने बाकी हैं, आपके मुझे नाम चढ़ाने बाकी हैं। ये हमारा लेसन प्लान इस बार आया है कि टॉपिक ऑफ द लेसन फॉर प्रेजेंटेशन बाय द स्टूडेंट्स once in a week by rearranging classroom setting suitable for a group work। तो हमें क्या करना है काम? 3 स्टूडेंट्स को कम से कम एंगेज करना है। किसके लिए? इसके लिए। चलो नर्नेस्ट इक्वेशन तो मैं पढ़ा दूंगा खुद ही आपको, नर्नेस्ट इक्वेशन अब आपके पास रहेगी। गिब्स फ्री एनर्जी तो चलो यहां से हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी। चलिए बैटरीज, पेज नंबर 88 देख लीजिए। बैटरीज,
देख लिया? देखा? लो अब सारे चुप हो Yes, जाएंगे। sir. अब सारे चुप हो जाएंगे। अब आपको प्रेजेंट करना है ना, तो सारे चुप हो जाएंगे। कनीज फातिमा, कौन सी वाली कनीज फातिमा जिसका रेड से लिखा हुआ है KF? कनीज फातिमा। Yes, sir. हाँ, आप करेंगे मेरा बच्चा फ्यूल सेल्स प्रिपेयर, फ्यूल सेल्स, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. फ्यूल सेल्स आप प्रिपेयर करेंगे। ये फातिमा कब प्रेजेंट निसार, करना है सर? हाँ हाँ, प्रेजेंटेशन कब देना है सर? मंडे को। यस यस। हाँ, फ्यूल सेल्स 5 मिनट आप दे दोगे, आपको बस बताना है कि फ्यूल सेल्स होती क्या है, कैसे इनमें कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे वर्क करते हैं, ये बस दैट इज इट। कोई ज्यादा 5-6 मिनट में आप ये कंप्लीट कर दोगी। तो सेकेंडरी बैटरीज कौन पढ़ाएगा? फातिमा निसार। फातिमा निसार को होगी सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है? यस। रेडी हो ना? कल नहीं बोलना फिर सर नहीं हो पाया। सेकेंडरी बैटरीज, ओके? जी सर। वेरी गुड। खैरुन्निसा, खैरुन्निसा, खैरुन्निसा पता नहीं कहाँ है। कनीज फातिमा होगी और फातिमा निसार होगी 2। अच्छा, और कौन दे देगा? हाँ, निसर 3-4 है ना सर, इसलिए। ये ब्लू वाली KN, खैरुन्निसा ब्लू वाली, जिसको ब्लू से लिखा है KN। फातिमा जहरा जो है, फातिमा जहरा करेगी प्राइमरी बैटरीज, ओके? यस सर। हाँ, फातिमा जहरा लिख के रखेगी प्राइमरी बैटरीज। ठहरो मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा ना। प्राइमरी बैटरीज हो गया फातिमा जहरा को, ये हो गया फातिमा जहरा को, फातिमा जहरा को। सेकेंडरी बैटरीज किसको बोला मैंने? फातिमा निसा को, फातिमा निसा को हो गया सेकेंडरी बैटरीज। और फ्यूल सेल्स होगी कनीज फातिमा को, फ्यूल सेल्स होगी कनीज फातिमा को। कोरोजन कौन करेगा? कोरोजन, चलो कोरोजन मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। ये बताओ ये कौन कराएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत इजी टॉपिक है ये। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस, शाबाश। बॉयज में से एक, लो बॉयज तो गायब भी हो गए होंगे। अब बात आई ना, है कोई यहां जिंदा बॉयज में से? Anybody else from boys?